दोस्तों, क्या केवल सिद्धांतों के सहारे जीवन जिया जा सकता है, या रिश्तों को बचाने के लिए संवेदनशीलता और प्रेम भी उतने ही आवश्यक है? आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी, किस रास्ते पर, मेरी यानी रुचिका की आवाज में, जिसे लिखा है सुमति सक्सेना लाल जी ने। 37 वर्षों तक दर्शन शास्त्र की शिक्षिका रही सुमति सक्सेना लाल जी का लेखन समाज के यथार्थ, मानवीय संबंधों की जटिलताओं और नारीवादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। उनकी कहानियां प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। आज सुबह 10 बजे से कमरे में खटपट चल रही है। खिड़की की आधी ग्रिल काट करके एसी लगाने के लिए जगह बनाई जा रही है। मिस्टर चौधरी के दिमाग में झल्लाहट भरी है। छुंछलाहट सिर्फ खटपट से ही थोड़ी है, उसके लिए तो बहुत से कारण हैं। आजकल उनके मन में वे मन ही मन बड़बड़ाए थे। ये लड़के सरकारी नौकरी करेंगे और रहना चाहेंगे उद्योगपति के तरीके से। अंजना को लगा था कि वे एसी के खिलाफ हैं। उसने उन्हें मनाते हुए समझाया था, पापा गर्मी बहुत हो गई है, माँ की तबीयत कितनी ज़्यादा तो खराब है, उन्हें पूरा आराम चाहिए और उनके लिए यही कमरा सही है। घर के एक किनारे पर बना हुआ है, सो चौके बच्चे आने जाने वाले सबके शोर से दूर रहती हैं। फिर बगल में ही पूजा है, कुछ नहीं तो अपने पलंग पर ही बैठकर भगवान जी को हाथ जोड़ लेती हैं। उन्होंने अंजना को ध्यान से देखा था। मन में अजब सी ममता उमड़ी थी उसके लिए। कितने शांत भाव से, बिना किसी लंबे चौड़े प्रदर्शन के गीता का ख्याल रखती है। उनका भी। बहुत अच्छी लड़की है, वह सोचते हैं। मन आता है उससे भी कहें यह बात या कुछ ऐसा ही, पर एक संकोच में बंधे चुप रह जाते हैं। इतना मीठा बोल पाना सरल है क्या उनके लिए? अब अंजना उनसे इतनी बात तो करती है, नहीं तो वह तो उनके सामने प्रायः चुप ही रहती थी। अब जब से अजय के यहाँ आकर लग कर रहना शुरू हुआ है, तब से लग रहा है जान पा रहे हैं उसको। नहीं तो इतने साल हो गए उसकी शादी को। कभी वह 10-12 दिन को उन लोगों के पास जाती थी और कभी वह लोग उसके पास। बस ऐसे ही वह थोड़ा सा पूरा समय आतिथ्य में ही बीत जाता था। टुकड़ों में बीते वह थोड़े से दिन साथ रहने या किसी को जानने समझने जैसे कहाँ हो पाते हैं। अब लगभग 5 महीने से हैं यहाँ। जानते हैं आगे भी यहीं रहना होगा, कम से कम गीता के जीवन काल में। वे दोनों बड़े अधिकार से रह रहे हैं यहाँ, जैसे हमेशा से यहीं रहते रहे हों। बीमारी की पीड़ा के बीच भी गीता के चेहरे पर अजीब सा सुकून रहता है, जैसे अंततः अपने घोंसलों में पहुंच जाने का चैन। उन दोनों की कोई भी इच्छा आवश्यकता उनके बोलने से पहले ही पूरी हो जाती है। कहीं से रूहानी खबर हो जाती है क्या इस लड़की को? पर सारे आराम के बीच भी मिस्टर चौधरी बेचैन रहते हैं। अजय के लिए दिल अजब तरह से उलझा रहता है। बेहद लापरवाह ढीठपन से यह लड़का नौकरी कर रहा है। किसी का डर नहीं, न उनका, न साथ वालों की निगाहों का, न विजिलेंस का। कोई शर्म नहीं। कई बार मन आता है अंजना से बात करें, पर क्या बात करें? फिर सोचते हैं क्यों, करने को कोई एक बात तो है नहीं, न जाने कितनी बातें हैं। पूछे उससे कि हर दिन ये अरे गहरे घर पर मिलने क्यों आते हैं? आते हैं तो मिठाई मेवा फल क्यों लाते हैं साथ में? घर में 4-4 एसी या बड़ा वाला फ्रिज, होम थिएटर कैसे अफोर्ड कर पाते हो तुम लोग? दफ्तर टाइम से क्यों नहीं जाता या? पर अंजना से बात करने का साहस नहीं होता। कहीं नाराज हो गई तो?
वैसे भी अंजना से बात करने का फायदा, अजय उसकी सुनेगा क्या? सोचते हैं तो उन्होंने ही गीता की कब सुनी थी, पर उन्हें किसी को कुछ बताने या सुझाने की जरूरत ही कब थी? उसूलों पर टिका एकदम नियमबद्ध जीवन, फिर भी गीता कभी कुछ कहती तो सुनते क्या? नियम तोड़कर कभी कुछ करने का तो प्रश्न ही नहीं था। मिस्टर चौधरी ने तो कभी किसी की सिफारिश तक नहीं सुनी। हालांकि वह गुहार सबकी सुनते थे। कोई अपील करता तो फाइल पर पूरी मेहनत करते, पर्सनल हियरिंग देते और पूरा न्याय करते। आजकल उन्हें जीवन में बीते हुए न जाने कितने प्रसंग यूं ही अनायास ही याद आते रहते हैं। शायद एकदम खाली समय है उनके पास, इसलिए। अतीत याद करने के अतिरिक्त भला काम ही क्या है उनके पास? अपने केस के सिलसिले में किसी ए.के. निगम ने मिस्टर चौधरी को पत्र भेजा था। उन्होंने उनकी अर्जी पढ़ी थी। न जाने क्यों उनको लगा था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। पूरी बात की तह तक जाने के लिए उन्होंने निगम को बुलवा लिया था। पूरी बात उनसे समझी थी और उन्हें न्याय का भरोसा दिया था। निगम साहब उत्साहित हो गए थे और उसी उत्तेजना में कह बैठे थे कि साहब वह प्रेम नारायण जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई थी। कौन? जी प्रेम नारायण, आपके साले साहब। मिस्टर चौधरी को लगा था कि निगम अपने केस की पैरवी नहीं सिफारिश कर रहे हैं। उनकी आवाज तेज हो गई थी, जैसे चिल्ला रहे हों। कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं आप अपनी, आधी दुनिया उनको जानती है। आपने अपनी यह तारीफ पहले बताई होती तो मैं आपको यह व्यक्तिगत समय नहीं देता। निगम साहब घबराकर उठ खड़े हुए थे। कुछ कहना चाहते रहे पर जैसे सही सही वाक्य न गढ़ पा रहे हों। बगल के कमरे से बड़े बाबू दौड़े हुए आए थे और उन्होंने निगम साहब को जाने का इशारा कर दिया था। शाम को प्रेम आए थे, सीधे गीता के पास अंदर चले गए थे। दोनों में न जाने क्या बातें होती रही थीं। बीच बीच में अजय की आवाज आती रही थी। वह चुपचाप दूसरे कमरे में बैठे रहे थे। वह जानते हैं कि अंदर किसी को उनकी जरूरत नहीं है। यह जानते हैं कि अब कुछ दिन तक गीता का उतरा चेहरा देखकर परेशान होते रहेंगे। वह बड़ी ईमानदारी से सोचते हैं कि कुछ भी तो गलत नहीं करता मैं। फिर यह रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी आए दिन गीता के पास उनकी शिकायत लेकर क्यों पहुंच जाते हैं? गीता क्या करेगी? गीता की उन्होंने सुनी ही कब है? फिर भी सोचते हैं, फिर भी क्या? फिर भी जानते हैं कि वह गीता से सिर्फ प्यार ही नहीं करते, उससे डरते भी हैं। यह बात गीता भी नहीं जानती शायद। वह तो जहां उनकी भ्रिकुटी तनी देखती है वहां एकदम मौन साध लेती है और उनकी भ्रिकुटी उनके अनचाहे भी आए दिन तन ही जाती है। वह नहीं समझ पाते कि वह अपने तीखे मिजाज का क्या करे। गीता चुप रहती है तो चाहे सारी दुनिया बोलती हो। पूरी दुनिया ना समझे उन्हें, कोई बात नहीं, पर गीता क्यों नहीं समझती उनको? बगल के कमरे से अजय का बड़बड़ाना सुना था उन्होंने। बहुत ईमानदार हैं, सो वॉट? अपनी ईमानदारी का घमंड हो गया है पापा को। इससे तो 1000 गुना अच्छा था कि होते बेईमान। उन्हें लगा शायद गीता ने डांटा है उसे। वह उठते उठते रुक कर बैठ गए थे। वह गीता के सामने किसी संवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। वह जानते थे कि एक बार मुंह खोला तो कुछ भी बोल जाएंगे। अपने आप को जब्त कहाँ कर पाते हैं, और यह अजय भूल जाता है कि वे उसके पिता हैं। पूरे समय गीता ने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। रात को सोने से पहले उसने एक बार उनकी तरफ देखा था। किसी भले आदमी का नुकसान सिर्फ इसलिए मत कर देना कि वह मेरे भाई का दोस्त है। मिस्टर चौधरी हड़बड़ा गए थे। मैं किसी के कारण कुछ भी नहीं करता, न किसी का नफा न नुकसान। गीता ने एक बार तेज निगाह से उनकी तरफ देखा था।
खैर वही बेहतर है। उसके बाद वह काफी दिन चुप-चुप और उखड़ी सी रही थी। मिस्टर चौधरी से टक्कर लेने के गीता के अपने हथियार हैं, जिनसे वह सच में बहुत पराजित और अकेला महसूस करने लगते हैं। कभी कभी वह बहुत परेशान हो जाते हैं। आए दिन यह गीता पीड़ित जैसी मुद्रा क्यों बना लेती है? क्यों होता है ऐसा? यह सोच पाने और समझ पाने जैसी दृष्टि उनके पास नहीं थी। उन्होंने तो जिंदगी को हमेशा अपने नजरिए से देखा, समझा और जिया था। मिस्टर चौधरी आजकल अजब तरह से डरे हुए से रहने लगे हैं। कभी कभी लगता है जैसे व्यक्तित्व का सारा तेज, अंतर का आत्मविश्वास पूरा का पूरा हिल गया है। घर में किसी तरफ से भी अपने कमरे में आते हैं तो बीच की उस पतली सी गैलरी में एक तरफ स्टोर रूम बना हुआ है, जिसका दरवाजा निकलवा कर अंजना ने उसे पूजा घर बनवा दिया है, ताकि गीता को सुविधा रहे। उधर से बीसियों बार निकलना होता है। हर बार लगता है जैसे मन ही मन गिड़गिड़ा रहे हों, हे प्रभु रक्षा करना। हर बार लगता है जैसे और नीचे गिर गए हों, भगवान से किसकी रक्षा की भीख मांग रहे हैं, बेटे के सम्मान की। पर क्यों? क्योंकि वह उनका अपना बेटा है। अपनी 38 साल की नौकरी में अपने सत्य और सिद्धांतों के साथ सीधे तनकर चलते रहे। अब लगता है जैसे कंधे लटक गए हैं। कभी कभी जैसे वह सिर धुनते हैं। अपने ही बेटे को कोई संस्कार नहीं दे पाए। कहाँ गलत हो गए, कैसे गलत हो गए समझ ही नहीं पाते। उनसे कुछ भी नहीं सीखा इस लड़के ने। एकदम अपने मामाओं पर गया है। वैसा ही खान पान, वैसा ही अनियमित जीवन, न सोने का कोई टाइम न जागने का। वैसी ही सुखवादी सोच, जब तक जियो सुख से जियो। और सुख का भी कितना गलत अर्थ है इसके लिए, एकदम जानवरों की तरह। कभी कभी अपने आप को धिक्कारते हैं। फिर चुप क्यों है? अपने ही सवाल पर मन ही मन झल्लाते हैं। तब क्या करें? जब अजय नौकरी में आया था तो अपनी होम स्टेट न मिलने के कारण गीता बहुत दुखी हुई थी। पर आज मिस्टर चौधरी सोचते हैं चलो अच्छा हुआ कि अपने प्रांत से इतनी दूर हैं वे, नहीं तो साथ वालों का सामना कैसे कर पाते। और उनके जूनियर्स जो अब निश्चय ही अजय के अफसर होते, उनसे कैसे निगाह मिला पाते वे। गीता सोई रहती है और मिस्टर चौधरी कमरे में उसके आसपास बने रहते हैं। कभी अखबार या किताब लेकर कुर्सी पर बैठे हुए, कभी यूं ही चुपचाप भी बैठे रहते हैं, गीता की तरफ देखते हुए। गीता तो आजकल प्रायः सोती ही रहती है, शायद दवाओं के कारण या शायद बहुत ज्यादा कमजोरी के कारण। गीता जगी भी हो तब भी उससे मन की चिंता बांट कहाँ सकते हैं। अजब सी बेचैनी मन पर हावी रहती है। कभी कभी यूं ही निरुद्देश्य से अंदर बाहर करते रहते हैं। सोचते हैं गीता नहीं होगी तो जिंदगी कैसी होगी, पता नहीं। सोचते हैं गीता नहीं होगी तो जिंदगी कैसी होगी, पता नहीं। वे कहाँ होंगे यह भी तो नहीं पता। बेटे की जिंदगी में तो जो भी थोड़ी बहुत जगह उनकी है वह गीता के ही कारण तो है। गीता नहीं होगी तो क्या करेंगे इस घर में, कैसे रहेंगे यहाँ? वही कहाँ रहना चाहते हैं वहां। वह तो वैसे भी न जाने कब से इस घर से छुटकारा चाहते रहे हैं। यहाँ तो अक्सर जैसे उनका दम घुटता रहता है। गीता के कारण ही तो पड़े हैं यहाँ। पड़े ही तो हैं। जहां मन विद्रोह करता रहे उसे रहना थोड़े ही कहते हैं। उनका तो कई बार मन करता है कि अपना सामान बांधें, गीता को साथ लें और कहीं चले जाएं, कहीं भी। रिटायर्ड हैं तो क्या इतनी पेंशन तो मिलती ही है कि पति पत्नी आराम से रह सकें। फंड, ग्रेच्युटी और बचत के रुपए भी हैं ही। कम से कम उन दोनों के लिए इज्जतदार ढंग से रहने के लिए काफी है। पर क्या करें, गीता की कैसी तो हालत हो गई है।
दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। उसे सिर्फ रोटी कपड़ा और घर ही नहीं चाहिए, उसे तो बहुत प्यार और बहुत सेवा चाहिए। खाली वैसा मन का प्यार नहीं जैसा मिस्टर चौधरी करते हैं उसे, उसके अलावा भी बहुत कुछ। उसका परहेजी खाना, थोड़ी थोड़ी देर में रस, सूप, बालों में तेल लगाया जाना, आसपास कुछ लोगों का बने रहना, इतना सब वे अकेले कहाँ जुटा सकते हैं, वह भी इस उम्र में। अब वे वृद्ध हो गए हैं, हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ है रात दिन सेवा करने की। आदत भी तो नहीं, सारी जिंदगी एक गिलास पानी कभी स्वयं उठाकर नहीं लिया। रिटायर हो जाने के बाद बाहरी सुविधाएं भी वे भला कितनी जुटा सकते हैं, सो तो वे शायद रिटायर होने के पहले भी नहीं जुटा सकते थे। गीता के लिए जितना कुछ हो रहा है उसमें बहुत कुछ उनके उसूलों के खिलाफ है। अजय के अधीन आजकल 2 पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ, कई कई गाड़ियां, भरपूर उपयोग करता है सबका। उपयोग कहाँ, वह तो दुरुपयोग कर रहा है अपनी अथॉरिटी का। 2 औरतों की उसने सरकारी नियुक्ति कर ली है, जो घर पर रहकर क्रम से दिन रात गीता की सेवा करती हैं। रस निकालना, बालों में पैरों में तेल लगाना, उसका बदन दबाना। मिस्टर चौधरी को सत्ता का यह दुरुपयोग अच्छा नहीं लगता, पर चुप रहते हैं। सारे जीवन उन्होंने अपने प्रशासन के बीच किसी को बोलने नहीं दिया। अब बेटे के राज में मौन साध लिया है, पर चुप हो जाने से चारों तरफ जो कुछ है वह अघटित तो नहीं हो जाता, वह घटता भी है और दिखता भी है। फ्रिज में भरी रहने वाली मिठाइयाँ और फल, हर कमरे में एसी, चारों तरफ फैला वैभव। उन्होंने तो अपने उसूलों के साथ कभी किसी को समझौता नहीं करने दिया, न घर वालों को, न साथ वालों को, न स्टाफ को। उनके इस कड़े स्वभाव के कारण ही उनके पास मित्र रहे ही कितने थे। गिनती के 2, शिरीष सहाय और मोहन लाल गुप्ता। गुप्ता के बेटे की फाइल पर जिस दिन सस्पेंशन ऑर्डर साइन किया था, उस दिन उनके बड़े बाबू फाइल को आगे रख उसे खोलने से पहले ठिठके से खड़े रहे थे। सर वह अपना वाक्य आधा छोड़कर चुप हो गए थे। उन्होंने अपनी निगाहें ऊपर उठाई थी। हाँ नेगी, क्या है बोलो। नेगी की आवाज में कंपन था, उन्हें लगा था कि उसकी आंखें भी नम हैं। सर वह गुप्ता सर 2-3 बार दफ्तर आ चुके हैं, पर आपसे मिलने अंदर नहीं आए शायद। सर वे बहुत परेशान लग रहे थे। नेगी बहुत तोड़ कर अपना वाक्य पूरा कर पाए थे। गुप्ता इसी विभाग में मिस्टर चौधरी से पहले सेक्रेटरी थे। अपने 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने यहाँ वालों का सम्मान ही नहीं प्यार भी बटोरा था। मिस्टर चौधरी ने अपना पैर नीचे रख दिया था। नेगी, मैं गुप्ता का शुक्रगुजार हूँ कि वह अंदर नहीं आए। दोस्त की बात को पलटने में मुझे तकलीफ होती। सुनील गुप्ता का बेटा है, मैंने उसे गोदी में खिलाया है। तकलीफ मुझे भी कम नहीं है, पर बताओ उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि वह दोस्त का बेटा है? और उन्होंने पेन उठा लिया था। नेगी ने कांपते हाथों से फाइल खोल दी थी। उस दिन शाम को गुप्ता के घर गए थे। घर में एक उदास सन्नाटा फैला हुआ था। मिसेस गुप्ता एक सभ्य सा नमस्कार करके घर के अंदर चली गई थी, फिर बाहर नहीं आई थी। थोड़ी देर में नौकर चाय बिस्किट और नमकीन रखकर चला गया था। माहौल में कुछ ऐसा बेगानापन था कि हमेशा की तरह चाय का प्याला उनसे स्वयं नहीं उठाया गया था। गुप्ता ने चाय छानकर उनके सामने बढ़ा दी थी और वे उसे चुपचाप पी गए थे। किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं था, किंतु वे समझ गए थे कि उनके बीच के रिश्ते पूरी तरह दरक चुके हैं। लौटते समय उनके मन में एक अजीब सी पीड़ा ही नहीं, झुंझलाहट भी भरने लगी थी, जैसे उनके साथ कोई अन्याय हुआ हो। क्यों होता है हमेशा ऐसा उनके साथ कि वे कुछ भी गलत नहीं करते, पर लोग उनसे रूठ जाते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं। लौटते पर सोचते रहे थे कि क्यों गए थे वे गुप्ता के घर, उन लोगों को संवेदना देने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए, उनको समझाने मनाने के लिए। पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा,
चुपचाप बैठकर चले आए। गुप्ता परिवार की पीड़ा वह समझ रहे थे, इसलिए कुछ कहने का साहस नहीं हुआ था। पर आज इतने साल बाद वह सोचते हैं कि नहीं समझी थी वह पीड़ा उन्होंने। समझी होती तो शायद सुनील के सस्पेंशन ऑर्डर पर इतनी आसानी से दस्तखत न कर पाए होते। समझी होती तो अपने निर्णय पर यूं अडिग न रह पाए होते। एक बार फिर हाथ नहीं कांपा था उनका। पर फिर जिन औरों को उनके अपराध के लिए दंडित करते रहे थे वे उनके या उनके किसी मित्र के बेटे नहीं थे, तो क्या किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के कुछ तो थे ही ना। मिस्टर चौधरी अजब तरह से गड़बड़ाने लगते हैं। सारे जीवन गीता उन्हें समझाती रही, उनको शांत रहने की सलाह देती रही, उनसे मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने के लिए कहती रही। क्या है यह बीच का रास्ता, यह मध्यम मार्ग? वह तो आज भी नहीं समझ पाते। तब उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे। गीता सारे खाली समय लिखने पढ़ने में व्यस्त रहती थी। उसने उन्हें ऑफिस फोन किया था कि उसके पेन की स्याही खत्म हो गई है, सो वे लंच पर आते समय एक आध बॉल पेन लेते आए। और मिस्टर चौधरी को गुस्सा आ गया था और वे फोन पर ही उसके ऊपर बरस पड़े थे। गीता ने बीच में ही फोन काट दिया था। लंच के बीच गीता ने एक बार सख्त निगाह से उनकी तरफ देखा था। तुमने अपनी ईमानदारी को अपनी बीमारी बना लिया है हरी। तुमको क्या लगता है तुम्हारे अलावा सारी दुनिया बेईमान है? मैं भी। तो फिर मैं वह हमेशा की तरह हकलाने लगे थे, पता नहीं गुस्से से, पता नहीं अपने निरुत्तर हो जाने से। तो मैं क्या करता? मेज से उठाकर पेन जेब में रखता और ले आता घर। गीता ने फिर एक बार तेज निगाह से उनकी तरफ देखा था। मैंने यह तो नहीं कहा था, बाजार से भी ला सकते थे, नहीं तो शांति से न कर सकते थे। इतनी जोर से चिड़चिड़ाना। दफ्तर में उस समय न जाने कौन कौन रहा होगा और उन सब ने न जाने क्या सोचा होगा। वह चुप हो गई थी और मिस्टर चौधरी गीता से आंख चुराए चुपचाप खाना खाते रहे थे। काफी लंबी चुप्पी के बाद वह धीमे से बोली थी, जैसे आत्मालाप कर रही हूं। हरी, तुम्हारी ईमानदारी की बहुत से लोग कदर करते हैं, मैं भी। वह जैसे फुसफुसा रही हूं। पर इसे अपनी और अपने परिवार की समस्या मत बनाओ। डोंट बी सिनिकल हरी। ईमानदार होने में कुछ भी ऐसा सुपर नॉर्मल नहीं है कि उसे सबके मुंह पर फेंक कर मारा जाए। ईमानदारी के साथ भी दुनियादारी के कुछ बीच के रास्ते हो सकते हैं, होने चाहिए। मिस्टर चौधरी ने आंखों के कोने से गीता की तरफ देखा था। बहुत चाहा था एक बार सॉरी बोल दें, आंख मिलाकर जोर से नहीं तो कम से कम गीता की ही तरह थाली पर निगाह झुकाए, बुदबुदाकर ही सही। पर नहीं कह पाए थे। गीता से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पर कहाँ। वह तो अपनी ही तरह के बने हुए हैं, अपनी आदत से लाचार। बीच के रास्तों की यह बात उन्हें हमेशा चकित करती रही है, मगर उस बारे में गीता से कभी बात नहीं की। अब मन करता भी है तो उतने लंबे चौड़े संवाद के लायक गीता कहाँ है भला। मिस्टर चौधरी के लिए तो रास्ते केवल दो ही हो सकते हैं, सही या गलत। सोचते हैं यह किस रास्ते पर पहुंच गया मैं, इस पर चलना नहीं चाहता, फिर भी चल तो रहे ही हैं। कभी कभी अजब सा अकेलापन लगने लगा है इन दिनों। मिसेस गुप्ता और सुनील बहुत याद आते हैं। अक्सर उन लोगों के चेहरे आंखों के आगे खिंच जाते हैं। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि वे लोग आजकल कहाँ हैं। पता होता तो भी क्या करते भला। मन में बेचैनी भरने लगती है। अब रिटायर होने के इतने साल बाद अपनी ईमानदार आस्था से डिगना नहीं चाहते, उस पर सिर नहीं धुनना चाहते। फिर भी लगता है क्यों होता है ऐसा कि गलती एक आदमी करता है और सजा कितने लोग भुगतते हैं। अगर क्या किया जाए जैसे छोटे से वाक्य में बात को निपटाया जा सकता है, तो फिर वे क्यों डरते रहते हैं कि किसी दिन अजय किसी विजिलेंस या
डिपार्टमेंटल एक्शन के चक्कर में न फंस जाए। तब क्या होगा अंजना और बच्चों का? गीता कैसे बर्दाश्त करेगी? वे ही कैसे सह पाएंगे उस अपमान को? सही सजा मिली सोचकर शांत कर पाएंगे क्या अपने मन को? क्यों मन ही मन बेटे के बचाव के रास्ते ढूंढते रहते हैं? क्यों अपनी वसीयत को बार बार अलग अलग शब्दों के जाल में बांधते रहते हैं, ताकि किसी दिन उनके बाद भी आवश्यकता पड़ने पर अजय के बचाव का रास्ता बन सके? क्यों सुझाव दिया था उस दिन अंजना को उन्होंने कि कमर्शियल आर्ट्स में पीजी किया है तुमने, अपने आप को आर्टिस्ट की तरह रजिस्टर क्यों नहीं कराती? अपने अनजाने में ही मिस्टर चौधरी जैसे हर समय अजय के बचाव के लिए अलग अलग रास्ते सोचते और खोजते रहते हैं। अंजना ने उलझन भरी निगाह से उनकी तरफ देखा था। उन्हें अचानक याद आया था कि शादी के समय साफ शब्दों में उन्होंने अंजना से कहा था कि यदि अपनी पढ़ाई से तुम्हारी अपनी कोई महत्वाकांक्षा हो तो फिर शादी के लिए हाँ मत करना। अजय की ट्रांसफर वाली नौकरी है, वह संभव नहीं हो पाएगा। अंजना कुछ क्षण तक उनकी तरफ देखने के बाद सहज भाव से हंसी थी। पापा, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी यह बात। उन्होंने अखबार में अपना चेहरा गढ़ा दिया था। अच्छा हुआ अंजना ने उनकी बात के आशय को नहीं समझा, नहीं तो कई दिन तक उससे निगाह नहीं मिला पाते। छी, अपने ऊपर अजब शर्म सी आती है। सारी उम्र सही को गलत से अलग बीनते रहे, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया, और आज क्या हो गया है उनको? आज अपने ऊपर से अपनी ही आस्था डिगने लगी है। कभी ऐसे हो जाएंगे? कब सोचा था उन्होंने? इतना कमजोर था उनका आदर्शवाद कि अपने आप पर बीतते न बीतते झीझने लगा। अंजना खाने के लिए बुला रही है। वे मेज पर आकर बैठ जाते हैं। अजय अपनी माँ के कमरे में है। वह तो रोज ही दफ्तर से आकर देर तक गीता के पास बैठता है, उससे ढेर सी बातें करता है। अपनी माँ के साथ वह बचपन से ऐसा ही था, बहुत प्यार करने वाला, और उस प्यार का ढेर सा प्रदर्शन करने वाला। अपने सारे उग्र स्वभाव के बावजूद अपनी माँ के लिए मोम सा नरम है। गीता आजकल ज्यादा देर बैठ नहीं पाती जो अजय के सिर को अपनी गोदी में लेकर थपथपा ले। तब भी जब तब अजय लेटी हुई गीता के कंधे पर अपना माथा टिका देता है। गीता की आंखें भीगने लगती हैं और चेहरे पर ममता का उल्लास झलकने लगता है। तब अजब सा खालीपन मिस्टर चौधरी को भरने लगता है। वे कभी किसी को इस तरह से प्यार का भरोसा क्यों नहीं दिला पाए, न अपनी माँ को न गीता को ही। सारा जीवन ही रूखा सूखा सा बीत गया। क्या कभी गीता भी समझ पाएगी इस बात को कि उसके बगैर बिल्कुल अधूरे हैं वे? अब इस उम्र में तो नए सिरे से कुछ भी बता पाने या समझा पाने का कोई तरीका ही नहीं समझ पाते वे। अब यह बूढ़ी जुबान नए ढंग से बोल पाना कैसे सीखेगी भला? अंजना बच्चों की प्लेट लगा रही है। उन्होंने दाल का डोंगा अपनी तरफ को सरकाया था। तभी शिरीष का छेड़ना याद आया था। यार, थोड़ी अपनी झक कम करो। वैसे भी तुम्हें पता है क्या कि तुम्हारे अपने ही पेट में कितनी रोटी नंबर 2 की पड़ी है? इतनी जगह खाना खाते हो। पता होता है क्या कि आटा कैसे पैसे से खरीदा गया था, ईमानदारी के या बेईमानी के? मिस्टर चौधरी ने खाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अंजना की तरफ देखा था। मन आता है पूछें उससे कि तुम खुश तो हो, पर चुप रहते हैं। वैसे भी क्यों पूछना चाहते हैं उससे, या जवाब में उससे क्या सुनना चाहते हैं यह भी तो पता नहीं। उन्होंने तो जिंदगी बहुत सीधे सादे ढंग से जी थी, नियमों में बंधी हुई, एकदम स्ट्रेट लाइन में। फिर भी लगता है जैसे शतरंज की कोई बिसात बिछी थी, जहां दूसरों की चालों के जाल में फंस गए हैं। अपना अगला मूव तो तय ही नहीं कर पाते हैं। गीता ना होती, अंजना और बच्चे ना होते, तब शायद क्या करते वह, पता नहीं। क्यों नहीं पता? जैसे अपने आप से सवाल पूछते हो, जैसे अपने आप को लताड़ते हो। मन में इतना उलझाव, ऐसे तो नहीं थे वे। याद आता है कि अम्मा जब कभी उनके सख्त स्वभाव से तंग आ जाती थी, या जब कभी गीता का चेहरा उतरा देखती तो हंसते हुए उससे कहती थी, इंसान अपनों से ही मात खाता है बहू। आज अम्मा होती तो जान पाती क्या कि इंसान अपनों से ही नहीं, अपने आप से भी मात खाता है। अभी आप सुन रहे थे
सुमति लाल सक्सेना जी की लिखी कहानी किस रास्ते पर। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह नहीं है कि ईमानदारी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि इसका संदेश यह है कि ईमानदारी यदि प्रेम, करुणा और संवेदना से जुड़ी हो तभी वह पूर्ण बनती है। केवल नियमों पर आधारित जीवन व्यक्ति को सही तो बना सकता है, लेकिन अपने लोगों से दूर भी कर सकता है।